हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज आई कमिटेड यू कि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने डिटेल में इकोनॉमिक्स का कल एक लेसन जो है फर्स्ट यूनिट वो एक्सप्लेन किया था, बट स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमें ऑब्जेक्टिव्स चाहिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स जो है वही आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से कोई ऑब्जेक्टिव आते नहीं है और क्वेश्चन बैंक में भी ऑब्जेक्टिव दिए नहीं गए हैं। तो हम देख लेते हैं यूनिट सेकंड जो है प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक से है, उसमें द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किनको कहते हैं, तो वो कहते हैं F.W. टेलर को कहते हैं। दूसरा है द सेंट्रल पॉइंट ऑफ टेलर्स स्टडी। टेलर का जो स्टडी का सेंटर पॉइंट क्या था, सेंट्रल पॉइंट क्या था, तो वो लेबर स्टडी उसने करी थी, लेबर के ऊपर स्टडी उसने करी थी। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर्स के लिए क्या होते हैं, तो वो गाइड्स होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइड्स द मैनेजर्स। आप लिखते जाइएगा, पेन पेपर ले लीजिए और दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ F.W. टेलर। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ टेलर्स स्टडी इज़ लेबर। और थर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइड्स द मैनेजर्स। फोर्थ है हेनरी फेयल वॉज एन इंजीनियर। ये एक इंजीनियर थे। उसके बाद मेज द कॉलम है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो ये इसका डी, टेलर। टेलर ने एक्सपेरिमेंट किए थे। स्केलर चेन। स्केलर चेन जो है वो फेयल का प्रिंसिपल है। इक्वलिटी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी पर डिपेंड है। फंक्शनल फोरमैनशिप में टीम लीडर या बॉस होते हैं। ये आपका मेज द कॉलम हो गया। उसके बाद ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक, मींस ये समय के साथ चेंज होते रहते हैं, तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट। बिल्कुल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो काउज एंड इफेक्ट पर बिल्कुल जो है वो मतलब बेस्ड होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस। तो अभी अपन ने देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो रहता है वो मैनेजर्स के लिए गाइड्स होते हैं, तो ये होगा, बिल्कुल होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइड्स, यानी कि तीनों ही जो है वो ट्रू है। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आप खुद ढूंढ लेना और अगर दिक्कत आया तो बता देना। उसके बाद थर्ड यूनिट पे चलते हैं बिजनेस इन्वॉल्वमेंट पर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम। नई जो औद्योगिक नीति है, आर्थिक नीति है, वो इंडिया में कब लागू हुई थी, तो वो हुई थी डी 1991 में। गवर्नमेंट रिमूव्स कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, अपने जो कंट्रोल रहता है और रेस्ट्रिक्शंस किस कंडीशन में हटाते हैं, तो लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन में ही ये प्रोसेस हटाता है। मतलब कि ए, अगर हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं तो आपकी क्वेश्चन बैंक में ए जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बार बार हिंदी या इंग्लिश में बोलना ठीक है थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो इन लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें ही गवर्नमेंट जो है कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस हटा लेती है। थर्ड है विच इकोनॉमिक सिस्टम इज़ अडॉप्टेड इन इंडिया। इंडिया में कौन सी आर्थिक, यानी कि जो सिस्टम है, आर्थिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो इसमें सी आएगा, जो कि मिक्स्ड है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यूज़ करते हैं। फिर इन द ब्लैंक से इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट इज़ ऑलवेज। अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण रहता है, बिजनेस पर्यावरण, वो कैसा रहता है, तो ये ऑलवेज जो है वो क्या होता है, डायनेमिक या चेंजेबल होता है। डायनेमिक लिख सकते हैं या चेंजेबल लिख सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। बाकी दुनिया के साथ जब अपने देश की अर्थव्यवस्था मिलजुल जाती है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। थर्ड है सेलिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट हैंड्स इज कॉल्ड। जब गवर्नमेंट जो होती है, पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी जो उपक्रम है, वो प्राइवेट हाथों में जब बेच दिए जाते हैं, या तो पूरे या तो उसका एक हिस्सा, तो उसको बोलते हैं हम प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण उसको कहते हैं। फोर्थ है इन लिबरलाइजेशन एक्वायरिंग लाइसेंस फॉर इंडस्ट्रीज़ इज़ नॉट नेसेसरी और कंपलसरी। यानी कि जब लिबरलाइजेशन की नीति गवर्नमेंट अपनाती है तो बहुत सारी छूटें दे देती है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ है वो नहीं करना पड़ती है, तो उसमें इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी या ज़रूरी नहीं होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद यूनिट 4 पर हम चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ये। ठीक है, प्लानिंग इज़ अ केग टू कैप्चर द फ्यूचर, ऐसा इसको कर लीजिएगा। टू कैच द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर को कैद करने का एक पिंजरा है। तो हु सेड इट, तो ये कहा था
एलन, डी वाला पॉइंट है, एलन ने ऐसा कहा था। सेकंड है द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज, प्लानिंग प्रोसेस जो होती है यानी कि नियोजन की अंतिम प्रोसेस क्या होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि डी ऑप्शन आएगा फॉलो अप। ठीक है, जो किया है उसको फॉलो करना, ये फॉलो अप इसका आंसर होगा। दो ही इसमें MCQs है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से है मेक्स एबल टू फेस द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ फ्यूचर, क्या ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़, अनिश्चितताओं को फेस करने में हेल्प करती है, तो वो होती है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है प्लानिंग, तो ये है आपका प्राइमरी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग इज़ ए प्रोसेस, प्लानिंग कौन सी प्रोसेस है, ठीक है, तो ये प्रोसेस है ऑफ सीइंग फ्यूचर, भविष्य को देखने की, या प्लानिंग इज़ ए फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस को ब्लैंक के बाद में कर दीजिए कि भविष्य देखने की एक प्रोसेस ये है। फोर्थ है प्लानिंग मेक्स ईजी टू, प्लानिंग किस चीज़ों को आसान बना देती है, तो हो जाएगा टू नो हाउ इज़ टू बी डन, टू नो हाउ इज़ टू बी डन, ये जानना आसान बना देती है कि क्या किया जाना है। फिफ्थ है प्लानिंग इज़ द प्रोसेस टू सी द, प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या देखते हैं, टू सी द फ्यूचर, भविष्य को देखने की एक प्रोसेस ये होती है। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 5th यूनिट है जिसके ऊपर हम चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में 5th यूनिट तक ही हम डिस्कस करेंगे, बाकी 5 यूनिट्स के मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हुज वर्क लोड इज रिड्यूस्ड बाय डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि काम को दूसरे को देना, इससे किसका वर्कलोड कम हो जाता है, तो आंसर आएगा मैनेजर्स या सुपरवाइजर, सुपीरियर्स या अथॉरिटीज़। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी आंसर लिखेंगे सही होगा, या तीनों ही लिख सकते हैं ऑब्लिक करके, मैनेजर्स और सुपेरियर्स और अथॉरिटीज़ का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्क अथॉरिटीज़ करती है और लेस इंपॉर्टेंट वर्क जो है सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दिया जाता है। दूसरा है व्हाट इट आईडी ये इज़ है व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिलेशनशिप ऑफ राइट्स, अधिकारों का संबंध से क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अधिकार भी तभी दिए जाते हैं जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कितने एलिमेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स इसके 3 एलिमेंट्स हैं। 3 के नाम बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, अथॉरिटी, ठीक है, उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। ये 3 इसके मेन जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। डिसीजंस आर टेकन बाय सबऑर्डिनेट्स एंड सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर किसी एक के हाथ में रहे, ठीक है, उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर सबऑर्डिनेट्स तो डिसीजन ले ही नहीं सकते, तो ये गलत होगा। डेलीगेशन, दूसरा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज नेसेसरी इन ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस, सभी तरह के बिजनेस में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट सभी तरह के बिजनेस में ज़रूरी नहीं होता है, ये कंपलसरी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से है, बड़ी यूनिट से है, उनमें ये पॉसिबल है। जो छोटी यूनिट से है जहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं वहाँ पे ये संभव बिल्कुल नहीं है, तो ये भी फॉल्स होगा। थर्ड है अकॉर्डिंग टू डेविस, डेविस के अनुसार ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली ए ग्रुप ऑफ पीपल, कि सामान्य तौर पर लोगों के समूह को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। फोर्थ है असाइनमेंट ऑफ वर्क टू सबऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो सबऑर्डिनेट्स है उनको काम देना रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है, नहीं, ये डेलीगेशन कहलाता है। तो फोर्थ वाला भी फॉल्स है, यानी कि चारों के चारों जो है वो फॉल्स है। स्टूडेंट्स एग्जाम से की पोस्टपोन से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आ चुकी है, हो सकता है पॉसिबिलिटी की एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, 1% चांस है नहीं होने के, बल्कि 99% चांस है पोस्टपोन होने के। ठीक है स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहिएगा। अगर 1 महीना आगे बढ़ती है तो आपको और ज़्यादा मौका मिल जाएगा, और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, और बेस्ट करने की कोशिश करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, कड़ी मेहनत करिएगा। जो भी आपको हेल्प चाहिएगा जस्ट कमेंट में आप कमेंट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर बहुत सारों के पास पहुँच चुका है, बाकी वीडियोज़ के लास्ट में दे रखे हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप करके मुझे बताइए कि क्या परेशानी आ रही है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपकी परेशानियों को सॉल्व करूँ जितना मैं कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।